मेरे हाथ में जो चीज इस समय है, यह यदि तलवार नहीं है तो तलवार से कम भी नहीं है। यह दिखने में आपको भले एक साधारण सी कलम लग सकती है, लेकिन इस कलम ने चाणक्य से अर्थशास्त्र लिखवाकर भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरो दिया था। इस कलम ने भारत की आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इस कलम के शौर्य की न जाने कितनी सारी गाथाएं इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह कलम भी बदनाम हुई और इसे बेचने वाले लोग भी। यदि कलम की ताकत किसी युग में सबसे ज्यादा कलंकित हुई तो वह कालखंड था इमरजेंसी का। उस दौर में अखबारों की आत्मा सत्ता के कक्ष में दासियों की तरह खड़ी थी, अधोवस्त्रों से रहित, विचारों से विहीन। आपातकाल कितना विध्वंसक था और उस दौरान देश की जनता के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, इसके लिए तो आप इंडिया ने अलग से एक सीरीज बना दी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया के उस आत्मसमर्पण की जो उसने इमरजेंसी के दौरान किया था। मीडिया, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इमरजेंसी के दौरान जब लोकतंत्र की पीठ पर इंदिरा गांधी का चाबुक चला था, तो मीडिया से यह उम्मीद थी कि वह कम से कम भारत के शरीर पर उस चाबुक से उभरे हुए निशान को तो दिखाएगा ही। मगर अफसोस, मीडिया ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। द हिंदू जैसे बड़े अखबार ने न्यूट्रल स्टांस अपना लिया था कि हम ना तो इमरजेंसी का सपोर्ट करेंगे और ना ही उसका विरोध करेंगे। द हिंदू शायद यह भूल गया कि कल जो लोग तटस्थ थे, आज समय उनका अपराध लिख रहा है। द हिंदू अखबार ने जो किया वह तो फिर भी छुप कर किया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने तो खुलेआम यह घोषणा करवा दी थी कि प्रकाशन आपातकाल का विरोध नहीं करेगा। जब देश जल रहा था तो इन अखबारों से यह उम्मीद थी कि वह देशवासियों के जख्म को दिखाएंगे, लेकिन इन अखबारों ने तो जलाने वालों के प्रति ही भक्ति दिखानी शुरू कर दी। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बड़े शौक से मेरा घर जला, तुझ पर आंच नहीं काएगी। बड़े शौक से मेरा घर जला, तुझ पर आंच नहीं काएगी। ये जवां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी की गुलाम है। क्रांतिवीर में भी नाना पाटेकर ने एक बार कहा था कि कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान इन सब का उल्टा देखने को मिला। कलम वाली बाइयों ने और कलम वाले बाबाओं ने इमरजेंसी के काले अंधकार को प्रकाश पुंज के रूप में दिखाया था। एक बड़े प्रसिद्ध कलम वाले बाबा थे खुशवंत सिंह, आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा उनका। देश का एक वर्ग उन्हें तथाकथित बुद्धिजीवी मानता रहा है। खुशवंत सिंह ने खुलेआम इमरजेंसी का सपोर्ट किया था। हालांकि उनको अपना जमीर बेचने का इनाम मिला, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और बाद में तो राज्यसभा भी भेजा गया। लेकिन ऐसे सैकड़ों कलम वाले बाबा इमरजेंसी के दौरान जनता की बजाय सरकार के पक्ष में खड़े होकर साहित्य लिख रहे थे। चाटुकारिता की हद तो इंडिया टुडे ने भी पार कर दी थी। इंडिया टुडे ने आपातकाल के समर्थन में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे कि उन्हें पढ़कर आपको हंसी और गुस्सा दोनों एक साथ आएगा। एक आर्टिकल में मैंने तो यहां तक लिखा हुआ देखा कि हमने इमरजेंसी के दौरान एक अनबिलीवेबल चीज देखी। हमने देखा कि बच्चे पढ़ रहे थे और शिक्षक पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आपातकाल के पॉजिटिव प्रचार के लिए इंडिया टुडे को टेंडर मिला हुआ है। टेंडर पर काम करने वाले मजदूर भी मालिक के प्रति इतनी भक्ति नहीं दिखाते हैं। खैर, अब बच्चों की पढ़ाई को भी उपलब्धि मानने वाले मीडिया से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। इमरजेंसी के दौरान मीडिया के व्यवहार को देखकर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार मीडिया को बस झुकाना चाहती थी, लेकिन मीडिया सरकार के सामने रेंगने लग गई। यह कथन अपने आप में इमरजेंसी के समय की मीडिया के स्वभाव को बताने के लिए पर्याप्त है। इमरजेंसी में जब लोकतंत्र को जंजीरें पहनाई जा रही थी, तब मीडिया ने उन जंजीरों को गहना समझ लिया था। इमरजेंसी में देश एक तरफ सत्ता का पागलपन देख रहा था तो दूसरी तरफ मीडिया का मौन देख रहा था। इमरजेंसी का वह दौर मीडिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी, पर अफसोस बहुत सारे बड़े नाम उस परीक्षा में फेल हो गए। आज का यह नया भारत उन मीडिया हाउसेज को शायद ही कभी क्षमा करे।